अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको मी एंड माई काउच के इस न्यू सेशन में, नेक्स्ट सेशन में, न्यू एपिसोड में, वट एवर यू लाइक टू कॉल इट। एनीवेज, सो आजकल जो है वो सूरत हाल ये है कि मौसम चेंज हो रहा है लाहौर का। एंड सुनने में आ रहा है कि सर्दियाँ जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं, लेकिन स्टिल फरवरी जो है वो ठंडा जाएगा। सो आई एम ग्लैड दैट इट्स हैपनिंग, क्योंकि समहाउ मुझे लगता है गर्मियों के मौसम में जो है वो काफ़ी ज़्यादा तंगी होती है और परेशानी भी होती है, काम करने की कैपेसिटी ज़रा कम हो जाती है, काफ़ी कुछ होता है। एनीवेज, सो कमिंग बैक टू द एक्चुअल पॉइंट, आज का मी एंड माई काउच जो है उसकी जो गेस्ट है, शी इज़ अ वेरी अमेजिंग पर्सन। आई नो हर फॉर क्वाइट सम टाइम्स, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा टाइम से जानती हूँ ये कहना चाहिए। और शी इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम कुरत, आई होप यू डूइंग फाइन। अच्छा, अब लास्ट ईयर 2020 जो है वो बहुत टफ गुजरा हम सब लोगों के लिए, एंड नो वन थॉट जब 2020 का आगाज़ हुआ था कि वो इतना टफ होगा और इसमें जो है वो हमें इतनी परेशानी देखनी पड़ेगी, इतना मेंटल कैपेसिटी जो है वो हमारा उसका इम्तिहान होगा। सो आई थॉट कि क्यों ना, अब 2021 स्टार्ट हो गया है तो हमें अपनी जहनी जो तंगियां हैं, जो हमने जहनी जंग लड़ी है, जो हमने अपने नर्व्स को टेस्ट किया है 2020 में, कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, इकोनॉमिक चैलेंजेस की वजह से, उस पर बात की जाए। सो आई हैव तहमीना यासिर विद मी, हु इज टॉक। सो आज जो है वो तहमीना में ज्वाइन करेंगी एंड शी इज ऑलमोस्ट हियर। हम उनसे गपशप करेंगे, मेंटल हेल्थ के हवाले से बात करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए अस्सलाम वालेकुम तहमीना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। सो गुड टू हैव यू, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। और मी माई काउच बहुत एपिसोड में जो है वो आज आप हमारे साथ हैं। और आपके आने से पहले मैं बात कर रही थी, हमारे जो देखने वाले हैं, कि 2020 में किसी को अंदाजा नहीं था कि हमारे जो नर्व्स हैं उनका इतना सख्त इम्तिहान होने वाला है। और उस बिल्कुल। लंबे जो है लॉकडाउन, कोरोना, पेंडेमिक, फिर इकोनॉमिक चैलेंजेस के बाद अब ये साल चढ़ा है और हमें लगता है कि हम ठीक है, लेकिन डीप इनसाइड बहुत प्रेशर हम लोगों ने बर्दाश्त किया है और मेंटल हेल्थ जो है, जहनी सेहत, वो बहुत मुतासर हुई है। सो आई थॉट कि आज आपसे उस हवाले से बात की जाए, मेंटल हेल्थ के हवाले से। और आप पहले तो हमारे देखने वालों को जरा कुछ ये बताइए कि मेंटल हेल्थ जो है वो क्यों जरूरी, क्योंकि लोग आजकल पाकिस्तान में डिस्कस तो करते हैं जहनी सेहत को, लेकिन जिस्मानी सेहत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझते। तो जरा कुछ थोड़ा सा बताइए। जी बिल्कुल, आप ने जो बात की है बिल्कुल सही है। यानी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, इन दोनों को बराबर की तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ कनेक्टेड है आपस में। यानी जैसे हमारी एक बॉडी है, बॉडी में ही हमारा एक ब्रेन है, हमारा माइंड है, हमारी फिजिकल बीइंग है। तो ये सब आपस में कनेक्टेड है और एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं बेहतर होने में, और हेल्प आउट करते हैं प्रॉब्लम में आने में। तो अच्छा। इस वजह से जब हम फिजिकल हेल्थ पे तो तवज्जो दे देते हैं कि यानी हमने देखा कि बुखार हो रहा है तो फौरन दवाई ले ली, कोई पेट खराब है, कोई इशू है, आपने फौरन मेडिकेशन की तरफ गए। लेकिन ये कि जब ज़हनी तौर पे आप परेशान हैं तो उसका हल आपने नहीं ढूंढा। हम्म। लेकिन जब आपने उसका हल नहीं ढूंढा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो परेशानी जो है वो आपकी बॉडी पे असरअंदाज होती है, और अच्छा। बॉडी पे असरअंदाज होती है तो फिर ओवरऑल आपकी हेल्थ जो है वो एट स्टेक आ जाती है और आप प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हो। तो ओके। इसलिए मेंटल हेल्थ जो है ये बहुत जरूरी है, बल्कि हम कहते हैं कि फिजिकल हेल्थ के बराबर या उससे थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है इसके ऊपर। अच्छा, मुझे ये बताएं, बहुत सारे लोगों को ये समझ ही नहीं आती है कि उनको कोई मेंटल हेल्थ का इशू है, ज़हनी तौर पे कोई तंगी है, इसको आम जुबान में कहें, क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है उसको लोग कहते हैं ये गैर मुल्की बीमारी है, पाकिस्तानियों को नहीं होती है। सो ज़हनी तंगी का जो मसला है, डिप्रेशन या एंग्जाइटी या कोई और इश्यूज इस किस्म के, वो कैसे मालूम होगा कि आपको कोई इशू चल रहा है? वरना अक्सर तो हम लोग मानते नहीं कि हमें कोई मसला है। निशानी हम्म। क्या है इसकी? हाँ, देखो, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो होता है ना वो ये होता है कि आपकी तबीयत जो है वो बेहतर नहीं रहती, यानी आपको थोड़ा सा डाउन डाउन फील करेंगे या कोई इश्यूज रूटीन में महसूस होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा। लेकिन जो सिम्टम्स सबसे ज्यादा हमारे लिए होते हैं कि हम उनको समझें, और उनके बाद यानी वो सिम्टम्स अगर महसूस हो रहे हैं तो हम फिर उसके बाद देर ना लगाएं। तो वो सिम्टम्स होते हैं, उसमें सबसे पहला जो होता है वो आपकी फंक्शनिंग खराब हो जाती है। मतलब यानी कैसे? आपकी डेली रूटीन। जी। कैसे?
हाँ, आपकी डेली रूटीन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। सपोज कि आपकी नींद डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी, आप सोना चाहते हैं, आपको नींद नहीं आ रही, या आप 10-10 घंटे 12-12 घंटे सोते चले जाएंगे। इसी तरह अच्छा। से आपका खाना पीना जो है, यानी आपकी डाइट खराब हो जाएगी। आपको या तो बहुत ज्यादा भूख लगना शुरू हो जाएगी, या दिल नहीं करेगा कुछ खाने को, या खाएंगे तो तबीयत बेजार होगी, डाइजेस्टिव हम्म। सिस्टम पे काफी इश्यूज आ जाते हैं। आईबीएस जो होती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये भी हमारी मेंटल हेल्थ अगर नहीं अच्छी तो उसके साथ लिंक हो सकती है। तो ये दो चीजें। फिर इसके अलावा आपकी रूटीन के टास्क में लेथार्जी आपको बहुत ज्यादा फील होगी, सुस्ती फील होगी, हिम्मत नहीं होगी कोई काम करने की, तो फिर आप बहुत से काम पेंडिंग होते चले जाएंगे। आपका दिल नहीं कर रहा होगा, लोगों से मिलने को दिल नहीं करता। बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि जिन्हें हम रेड फ्लैग्स कहते हैं कि आपको अब अलर्ट हो जाना चाहिए। अच्छा। तो ये सिम्टम्स अगर हों तो इनके ऊपर हमें फिर फौरन थेरेपी की जरूरत पड़ती है। थेरेपी जो है, इसमें हम बेसिक गाइडेंस से लेकर आपको प्रॉपर थेरेपी तक देते हैं। मेडिकेशन की तब जरूरत पड़ती है जब आपकी फंक्शनिंग बहुत ज्यादा डाउन हो जाए और आपके में हिम्मत ही ना रहे कि अपने आप का ख्याल रख सकें या कोई भी एक्टिविटी आप कर सको। यानी बहुत ज्यादा जब आप इश्यूज फेस करो तब मेडिसिन की जरूरत होती है। लेकिन जब आपको पता चलना शुरू हो गया कि नहीं, अब फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही है, नींद भी सही नहीं है, खुराक भी सही नहीं है, हिम्मत नहीं रहती है और जहन हर वक्त परेशान रहता है, तो फिर हमें थेरेपी की जरूरत होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अक्सर लोग जो हैं वो वैसे ही आदत गुजार हैं आजकल के दौर में, थैंक्स टू सोशल मीडिया। ये जो छोटी सी डिवाइस है जादू की, हमारा फोन, इसमें इतना सारा कुछ है कि लोग आपस में बात वैसे ही नहीं करते। सो ये कैसे मालूम हो कि आप जो सीरीज देख रहे हैं मुख्तलिफ ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, रात रात भर जाके बिंज वॉच कर रहे हैं, या फिर आप जो है वो अपने दोस्तों से आमने सामने बात नहीं कर रहे बल्कि यहाँ पर लोगों की पोस्टरों के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, लड़ाइयां कर रहे हैं, ये बीमारी की वजह से है या ये आपका वैसे ही तबीयत है, आप पैदाइशी आपका दिमाग खराब है, कैसे मालूम हो? देखिए, इसमें जो मेन चीज है ना वो ये है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो आप उसमें उसके साथ फील क्या कर रहे हो, यानी आपके महसूसात क्या हैं। यानी जो शख्स सपोज के सोशल मीडिया पे है और वो सोशल मीडिया को यूज कर रहा है जस्ट के टाइम पास हो और वो जहन जो है परेशान हो रहा है और वो स्क्रॉल किए जा रहा है, तो दैट शोज के ये पर्सन जो है, इसको मेंटल हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं या हो चुके हैं, तो इसको फिर गाइडेंस की जरूरत है। लेकिन अगर कोई शख्स बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ कोई काम कर रहा है और उसमें वो एंजॉय भी कर रहा है और रिलैक्स भी फील कर रहा है, तो ये चीज फिर बताती है कि आप अपना टाइम बेशक सोशल मीडिया पे गुजारें लेकिन अच्छे तरीके से गुजारें। तो ओके। ये फर्क हो जाता है। यानी हमें हर शख्स को खुद अपने आप का एनालिसिस करना होता है कि मैं देखूं कि मैं किस तरीके से किसी भी चीज को यूज कर रहा हूँ। सोशल मीडिया के अलावा हर चीज के बारे में हम यही बात कह सकते हैं। यानी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहे हैं और अगर आप उसको बुरे दिल के साथ कर रहे हैं, आप उसके साथ प्रॉब्लम्स महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके लिए वो एक्टिविटी जो है इस वक्त पे वो सेट नहीं है, यानी वो सूटेबल नहीं है आपके लिए और आपका जहन उसके साथ हारमोनी में नहीं है। तो इस वजह से आपको वो नहीं करनी चाहिए या अपने आप को बेहतर लेवल पे लाना चाहिए। अच्छा, एक जो है नया ट्रेंड देखने में आ रहा है, हम ये कह सकते हैं कि हमारे हमारे से बाद की जनरेशन जो है वो हमसे बेहतर है इस मामले में, वो है थेरेपी सेशंस लेना। अब जो है वो लोग, इसकी आगाही भी आ गई है। और पहले होता था जब हम बच्चे थे या टीनेजर थे या हमसे पहले हमारे वालिदैन का दौर था, अगर कोई ऐसी बात होती तो कहते थे पागल हो गया, पागलों के डॉक्टर के पास जा रहा है। लेकिन अब जो है लोग समझते हैं कि पागलों का डॉक्टर जो है और थेरेपिस्ट जो है वो एक नहीं है। और अगर आप जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पागल हो गए, यू नीड सम गुंजले सुलझाने की जरूरत है। सो आप एक्सपर्ट एडवाइस ले रहे हैं। सो ये थेरेपी के हवाले से आप कुछ हमारे देखने वालों को क्या बताओगे तमीना आपा कि थेरेपी क्यों हेल्प करती है या कैसे हेल्प करती है, और कैसे अपना थेरेपिस्ट को ढूंढना चाहिए, हाउ टू सिलेक्ट अ थेरेपिस्ट? देखिए, थेरेपी जो है ये हमारी माइंड की ट्रेनिंग होती है। यानी हमारा एक सोचने का अंदाज होता है और किसी भी चीज को हम किस तरह से पिक करते हैं, उसको हम कैसे परसीव करते हैं, इसका हमारा एक स्टाइल बचपन से बनना शुरू हो जाता है। हमारे घर का माहौल, हमारे इर्द गिर्द के लोगों का इन्फ्लुएंस, इसके अलावा हमारे जेनेटिक्स,
ये सब इसमें रोल प्ले करते हैं। तो जो हमारा सोचने का अंदाज है, किसी चीज को परसीव करने का अंदाज है, वो अगर हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक बन रहा है या हमारे इर्द गिर्द के लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक बन रहा है, तो हमें फिर उस अंदाज को चेंज करने की जरूरत होती है। और वो जो चेंज होता है वो हम थेरेपी से लेकर आते हैं। थेरेपी जो है इसमें हमने पूरा प्लान बनाया होता है, जैसे हम 4 to 6 सेशंस का प्लान बनाते हैं मिनिमम। और इस प्लान में हमने माइंड की ट्रेनिंग करनी होती है। हमारी कई टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू हम स्टेप बाय स्टेप माइंड की ट्रेनिंग करते हैं। जैसे कि आप इस सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि जैसे आप किसी भी चीज की आदत डेवलप करना चाहते हो, तो आप मुस्तकिल उसको यानी वो काम कर रहे होते हो, बार बार करते हो, आपकी आदत डेवलप हो जाती है। तो हम वीकली बेसिस पर ये प्लान करते हैं कि जैसे कि हमने सपोज के थॉट्स की एक्सेसिव थिंकिंग जो है उसको हमने कंट्रोल करना है। तो हम एक्सेसिव थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए पूरा हफ्ता एक खास एक्सरसाइज होती है जिसमें कि हम अपनी थॉट्स को स्टॉप करते हैं। उसकी ट्रेनिंग हम अपनी करते चले जाते हैं। विद इन अ वीक जब हमारी ट्रेनिंग होती चली जाती है तो फिर हम उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि हमारी थॉट्स हमारी ग्रिप में आना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से हमारी थेरेपी वर्क करती है। लेकिन इसमें सिर्फ थॉट्स पे हम काम नहीं करते, हम थॉट्स के साथ साथ फीलिंग्स पे और उसके साथ बिहेवियर्स पे, इन सब पे हमारा काम होता है। और हम जब थेरेपी करते हैं तो हम उस शख्स को ओवरऑल हर हवाले से उसको डील करते हैं। उसमें अगर उसकी फिजिकल हेल्थ भी खराब है तो उसको भी हम देख रहे होते हैं, और उसके अलावा उसके स्लीप पैटर्न्स, उसके डाइट, हर चीज को हमने लेकर उसको फिर बेहतर लेवल पे लाना होता है ताकि उसका सोचने का अंदाज बेहतर हो जाए। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि जब कोई भी चीज होती है, जैसे कि सपोज के ग्लास है, हम एक आम मिसाल उसकी मिलती है कि हाफ फिल्ड ग्लास है, तो हम उसे आधा भरा हुआ गिलास कहेंगे या आधा खाली गिलास कहेंगे। यानी कुछ लोग कहेंगे कि मेरा ग्लास आधा खाली है और कुछ लोग कहेंगे मेरा ग्लास आधा भरा हुआ है। तो ये आपका सोचने का अंदाज है जिसके साथ आप ये बात कह रहे हो। इसी तरह से अगर कोई कहे कि एटलीस्ट आई हैव अ ग्लास, भरा या खाली तो बात की बात है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा ना और ये तो बेहतरीन हो जाता है। देखो यही होता है कि हम किस लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, और हमारी मेंटल हेल्थ जो है ना उस पे हमें कभी भी स्टॉप नहीं लगाना कि जस्ट मैं सोचूं कि बस अब मैं बेहतरीन लेवल पे परफॉर्म कर रही हूँ, दिस इज इट। हर वक्त हमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मिल जाती है और हम उसमें बेहतर से बेहतर अपने आप को बना सकते हैं। और दूसरी बात जो आपने की कि वो हमारे हाउ टू चूज अ थेरेपिस्ट। हाँ बिल्कुल। अब देखिए थेरेपिस्ट को चूज करने के लिए हमें एक तो उसकी रेपुटेशन के बारे में पता होना चाहिए कि वो किस तरह की रेपुटेशन है, और अगर हमें किसी के जरिए उसके बारे में पता चलता है तो वो बहुत ही अच्छी बात है, इसलिए कि एक शख्स एक्सपीरियंस कर चुका है और उसने आपको बताया है और कहा है कि बहुत अच्छा है, तो फिर आप जरूर उसकी तरफ जाओ। इसलिए कि मोस्टली इस वक्त पे हमारी सोसाइटी में जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो जरूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हों और बहुत अच्छे तरीके से डील कर रहे हों। हमें कई दफा ऐसी कंप्लेंट्स मिल रही होती हैं कि जूनियर साइकोलॉजिस्ट हैं और वो अच्छे तरीके से नहीं डील करते। तो इसमें फिर कई दफा अगर आपने अच्छे तरीके से नहीं डील किया तो प्रॉब्लम बढ़ने का चांस हो जाता है। लेकिन ये कि ज्यादातर हमारी फील्ड ऐसी है कि उसमें सेफ साइड पर ही रहते हैं, इसलिए कि हमने मेडिकेशन नहीं करनी होती, हम थेरेपी करते हैं। थेरेपी में अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं होता या किसी को कोई इशू होता है तो वो स्विच कर सकता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है कि रेपुटेशन हो, फिर एक्सपीरियंस देखा जाता है कि एक्सपीरियंस कितना है। और इसके अलावा हमें मुख्तलिफ लोगों को बार बार बदलने और एक्सपीरियंस करने की भी जरूरत नहीं होती। अगर आपको एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट मिल जाता है तो आप उसके साथ कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करना बड़ा जरूरी होता है। मोस्टली लोग 1-2 सेशन 3 सेशन उसके बाद कहते हैं कि नहीं, अब हम लोग जो है ना अब बार बार सेशन के लिए आना, बार बार क्लिनिक जाना बड़ा मुश्किल होता है वीकली बेसिस पर। तो इसके लिए मैं जो कर रही हूँ और अक्सर और लोग भी अब करना शुरू हो गए हैं वो ऑनलाइन थेरेपी है, कि हम ऑनलाइन थेरेपी करते हैं।
ऑनलाइन थेरेपी में हम वीडियो कॉल पे, जैसे आपके साथ अभी मेरा बात चल रही है, बिल्कुल इसी तरह से हमारे सेशंस होते हैं जिसमें हम सेशन देते हैं और वीकली बेसिस पर वो होता है। और उसमें बेहतरीन चीज ये होती है कि आप घर बैठे आप थेरेपी ले लेते हैं, जस्ट यू हैव टू वर्क ऑन दैट थेरेपी, यानी आपने बस उस पर काम करना है और आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके जी। अच्छा, अभी के लिए एक मैसेज मुझे आया, वो कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करे तो उसके बारे में बताइए। देखिए, फ्रस्ट्रेशन होती है, स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है, ये बहुत से ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमारे अंदर गुस्सा भर देती हैं। लेकिन अगर हम इसको सिवियर कंडीशन को देखें तो डिप्रेशन में भी एंगर जो है वो बहुत ज्यादा नजर आता है। छोटी छोटी बातों पर जब गुस्सा आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपका स्ट्रेस का लेवल पहले ही काफी हाई हो चुका है। अच्छा। एक होता है, इसमें मैं छोटी सी एक मिसाल देती होती हूँ कि एक होता है कि आपने रूटीन में जब आपको कोई इशू नहीं है, सुबह उठे हैं, रिलैक्स्ड हैं, उस वक्त पे आपका स्ट्रेस का लेवल क्या है। अगर वो 50% पे फॉल करता है या 50 से अबव फॉल करता है, तो जैसे ही कोई प्रेशर आया, छोटा सा भी आया, तो दैट विल एक्सीड टू 60, 70 और 80%। तो जब 60, 70 या 80% पे फॉल करेगा तो देन आपके इसी तरह के सिम्टम्स नजर आते हैं, जैसे कि आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा या आपको रोना आना शुरू हो जाएगा या और कई तरह के। बिल्कुल। तो इसमें फिर हमें जरूरत होती है कि हम ओवरऑल रूटीन में अपनी रिलैक्सेशन पे फोकस करें। और ये बहुत जरूरी है। और ये पेंडेमिक ने तो हमारा जो हाल किया, अब तो हमें 100% जो पॉपुलेशन है उसको ये जरूरी है कि वो अपनी मेंटल हेल्थ के लिए अपनी रिलैक्सेशन पे फोकस करे, बॉडी की भी और माइंड की भी। यानी बॉडी की रिलैक्सेशन भी और माइंड की भी, ये दोनों फायदा देती है। अच्छा, मैं चाहूंगी कि आप जो है कुछ एक दो ऐसे टिप बताएं हमारे देखने वालों को, जो आपको बाद में भी देख रहे होंगे जब ये लाइव खत्म होगा, कि किस तरह से रिलैक्स करें। क्योंकि मुझे याद है कपल ऑफ इयर्स बैक आपकी और मेरी मुश्तरका बहुत खूबसूरत प्यारी सी दोस्त किरण जो है, उसने मुझे बड़ा अच्छा टिप दिया था कि अगर कभी कोई चीज बहुत ज्यादा टेंशन दे तो अपने माइंड को ये मैसेज दो कि इसके बारे में मैं आधे घंटे के बाद या 10 दिन के बाद या 5 दिन के बाद या 5 घंटे के बाद सोचूंगी और बात करूंगी। और उस मैसेज के साथ आप अपने माइंड को काम डाउन करो, ट्रेन करो माइंड को। सो आई डिड दैट, और मैं विथ फेस्टिव टाइम जो है मैं अपने माइंड को इस तरह ट्रेन करने में कामयाब हो गई कि अब अगर कोई चीज मुझे बहुत गुस्सा दिलाए तो मैं बजाय कि पागल होने के, मैं कहती हूँ अच्छा ओके फाइन, टेंशन नहीं लेना, इस पर हम आधे घंटे के बाद सोचेंगे। एंड देन ऑटोमेटिकली जो है मेरा माइंड कूल डाउन करता है और मैं एकदम सोचने की जो है ना हालत में आ जाती हूँ। सो कोई ऐसी टिप जो कि आम घर बैठे लोग जो है उनको कहते हैं ना वो इंस्टेंट रिलीफ के लिए कुछ ऐसा कोई होना चाहिए, जो अगर आप मशवरा दे सके तो प्लीज। देखिए, इसके लिए सबसे पहले जैसे मैंने बताया ना कि बॉडी की और माइंड की दोनों की रिलैक्सेशन की जरूरत है। तो सबसे पहली चीज जो बेसिक है वो है डीप ब्रीदिंग। यानी आपने डीप ब्रीथ करना है, ऑक्सीजनेट करना है अपने ब्लड को ज्यादा। और ऑक्सीजन जितनी ज्यादा हमारे अंदर, यानी हम ब्रेथ जब डीप लेते हैं उससे ऑक्सीजन हम ज्यादा लेते हैं, तो वो फिर सिग्नल का हमें कोई इशू रिलैक्स करती है। मैं रिपीट कर दूं, आई थिंक सिग्नल का इशू। आपका सिग्नल कैसे थोड़ी सी ब्रेक कर रहा है। अच्छा, हाँ जी। तो मैं ये बता रही थी कि आप डीप ब्रीदिंग करनी है। यानी डीप ब्रीदिंग से हम अपने ब्लड में ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं और ऑक्सीजन जो है ये रिलैक्सेंट है। ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक ऐसा रिलैक्सेंट बनाया है जो कि हम जिसका जब ज्यादा इंटेक करते हैं तो हमारी बॉडी और माइंड खुद ब खुद रिलैक्स होते हैं। तो डीप ब्रीदिंग जो है उसके लिए हम योगा वाले और दूसरे मेडिटेशन वाले बहुत ज्यादा डिटेल में बताते हैं और वो काफी लेंथी काम बताते हैं। मैं छोटी से इसका फ्यू सेकंड्स का तरीका बताती हूँ कि फ्यू सेकंड में वर्किंग जो पीपल हैं वो भी इसको बहुत इजीली अपने वर्क प्लेस पर भी कर सकते हैं। जस्ट इसका तरीका ये होता है कि यू हैव टू रिलैक्स योर बॉडी फर्स्ट। यानी आपने एकदम से अपने कंधों को लूज छोड़ा, थोड़ा सा अपनी बॉडी को रिलैक्स किया और आपने नाक के जरिए एक डीप ब्रेथ अंदर लेकर जाना है और उसे फ्यू सेकंड्स के लिए होल्ड करना है।
अच्छा। जब आप होल्ड करते हो तो यू शुड नॉट फील कि आपकी बॉडी बिल्कुल अकड़ जाए, यानी कई लोग बहुत जोर लगा लेते हैं। आपने अपनी बॉडी को रिलैक्स रखते हुए फ्यू सेकंड्स के लिए होल्ड करना है और फिर मुंह के जरिए बाहर निकाल देना है आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल सही। तो ऑलराइट। इस तरह से 3 गहरे सांस अगर एक वक्त में ले लेते हैं तो वो अगले 2-3 घंटे के लिए काफी होते हैं। जस्ट 3 डीप ब्रेथ्स आपके अगले 2-3 घंटे के लिए आपको काफी हद तक रिलैक्स रख सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हम दिन में अगर 8 से 10 दफा ये 3-3 डीप ब्रेथ्स ले लेते हैं तो हमारी बॉडी और माइंड दोनों की जो स्ट्रेस का लेवल है वो लो होना शुरू हो जाता है। जब वो लो होगा तो फिर हमारे ऊपर प्रेशर्स कम आएंगे। इसी तरह से जो आपने टेक्निक जो आपने अडॉप्ट की थी उसको हम डिलेइंग टेक्निक कहते हैं, यानी हम डिले करते हैं रिस्पॉन्स में। ये कंसेप्ट जो है ये बहुत अदरवाइज भी ये समझा जाता है कि आपका स्टिमुलस और रिस्पॉन्स इन दोनों के बीच में जब गैप बढ़ता है तो आपका स्टिमुलस फिर असरअंदाज नहीं होता। तो बिल्कुल यही कंसेप्ट होता है, यानी जैसे आपके ऊपर कोई प्रेशर आया, आपको टेंशन आई, कोई सोच आई या किसी ने कुछ कह दिया और आप एकदम से आपके ऊपर उसका असर आने लगा और आपने उस असर को डिले कर दिया, यानी आपने कहा ओके आई विल थिंक एट 6 PM और उसके बाद जस्ट आपने अपनी वो जो थॉट आई उसको कहा 6 PM, फिर थॉट आई फिर उसको 6 PM कह दिया और आपने उसको शिफ्ट कर दिया 6 PM पे। तो आपका दिमाग ट्रेन होना शुरू हो जाता है कि जब भी मुझे कोई इस तरह से कुछ कहेगा तो मैं उस वक्त पे उसको कोई और टाइम दे सकती हूँ। तो ये ट्रेनिंग जो है ये भी एक होती है। दूसरा हम इसमें एक और तरीका होता है वो भी बहुत सिंपल सा है। वो तरीका ये होता है कि आपको यानी सपोज के एंगर के हवाले से ही मैं बात करूंगी, जैसे कि क्वेश्चन एंगर के हवाले से था, गुस्से के हवाले से, कि आपको किसी ने कुछ कहा और आपको गुस्सा आने लगा। अब गुस्सा जो होता है ये आपकी बॉडी के ऊपर फौरन असर करता है और आपकी बॉडी आपकी नर्व्स खिंचती हैं और आपके मसल्स टाइट हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं। तो उसमें आपने ये किया कि जैसे ही आपको किसी ने कुछ कहा आपने रूटीन में, यानी अगर आपको कोई छोटी सी किसी ने बात की और आप उस पे भी हल्का फुल्का गुस्सा करते हो तो जस्ट आपने अपने कंधों को ढीला छोड़ा, अपनी बॉडी को रिलैक्स किया। इसी तरह से आपने किसी ने गुस्सा किया आपके या आपको कुछ कहा और आपने फौरन एक डीप ब्रेथ लिया, या किसी ने गुस्सा किया आप उस वक्त पे अगर सपोज के आप खड़े हुए हो तो आप उस वक्त पे बैठ के उसके बाद रिस्पॉन्ड किया। तो ये चीजें जो है ये आपके गुस्से को फौरन चेंज कर देती हैं, यानी उसकी इंटेंसिटी को चेंज कर देती हैं। तो इसी तरह से और भी कई छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको हम उस वक्त पे अडॉप्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि किसी की बात पे आपको गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब है कि आप उसकी बात को ज्यादा वैल्यू दे रहे हो अपनी जात से। इस बात की भी हमें इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए कि किसी दूसरे की बात मुझे गुस्सा दिला दे, ये इसका मतलब है कि मैं अपने आप को वैल्यू दूसरे की नजर से दे रहा हूँ। मुझे तो अपने आप को वैल्यू अपनी नजर से देनी चाहिए, मेरी बात। हाँ, तो ये जो है ना सेल्फ कंसेप्ट, इस पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि मैं समझूं इस चीज को कि मेरी जात मेरे लिए अगर अहम होगी तो फिर ही मैं दूसरों के यानी दूसरे भी मुझे अहमियत दे सकते हैं। और दूसरा ये कि फिर मेरे लिए दूसरे अहमियत देते हैं या नहीं देते, दोनों चीजें डीवैल्यू हो जाती हैं। तो मुझे अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है। मोस्टली आपने देखा है कि खासतौर पे खवातीन जो है वो तो अपने ऊपर फोकस करती ही नहीं है। अपनी तवज्जो करना अपने ऊपर या अपना ख्याल रखना वो दूसरों के लिए लगी रहती हैं, और जब दूसरों के लिए आप लगोगे तो फिर दूसरों ने तो अपने लिए ही लेना है, इसलिए कि उनको तो मिल रहा है ना, तो वो फिर लेंगे। और तो आपने अगर लेना है तो आपको अपने ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी। अच्छा, ये बहुत मुझे एक चीज बताइए, इस पेंडेमिक में जो एक बड़ा दिलचस्प सूरत हाल हुई वो ये थी कि जो शादीशुदा जोड़े थे उनको, और मैं पाकिस्तान की बात करूंगी, बाहर का मैं नहीं कहूंगी क्योंकि पाकिस्तान में हम लोग रहते हैं, हमारे यहाँ के कल्चर डिफरेंट है। तो एक होता है एक सडन टाइम के बाद शादीशुदा जोड़े जो हैं उनकी लाइफ में उनके अलावा बहुत सारे लोग होते हैं। मतलब एक शादीशुदा जोड़ा खाली 2 लोगों पे मबनी नहीं होता बल्कि पूरा खानदान होता है, लड़की की साइड का लड़के के साइड का। मगर इस पेंडेमिक में अगर तो जॉइंट में रहते थे फिर तो सिमिलर हालात थे, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल रहते हैं तो शादीशुदा जोड़ों को एक साथ टाइम गुजारने का बहुत वक्त मिला, इतना मिला कि बड़े बड़े फड्डे हो गए
लोगों को आवाजारी हो गई। और जो सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपको एक दूसरे को देख देख के दिल उकता गया, क्योंकि इतना लंबा लॉकडाउन था, पेंडेमिक था, इकोनॉमिक क्रंच था। तो ऐसे में जो स्ट्रेस शादीशुदा जोड़ों की जिंदगी में आया, और जो जनरलाइज एक 5-7 साल गुजारने के बाद जो एक बोरियत का एक पैच आता है, उसके हवाले से आप क्या कहोगे कि क्या करना चाहिए कि जिंदगी जो है वो आवाजारी उसमें ना आए, और आप एक उसको देख के बुरे बुरे मुंह ना बनाओ, कोई अल्लाह झूठी हो ना देखना पाए, सो ऐसी कैफियत ना हो, क्या करना चाहिए? देखो, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि हम सब अपने आप को, अपने जाती कामों को, अपने जाती लाइफ को, उसको इम्पोर्टेंस दें। यानी मोस्टली हमारे जो सिस्टम है पाकिस्तान का, उसमें ये होता है कि हस्बैंड जो है वो ब्रेड विनर है, वो आप जॉब वगैरह करेगा, और वाइफ इंतजार कर रही है हस्बैंड का कि वो आएगा और उसकी फिर खातिर करेगी और सारा कुछ। तो उसमें फिर ये हो जाता है कि आपकी एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई हो जाती हैं, और एक्सपेक्टेशंस जब हाई होती हैं तो फिर एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं। इसलिए कि मेरी जो एक्सपेक्टेशन है उस पे दूसरा, चाहे वो हस्बैंड भी ही क्यों ना हो, वो दूसरा अपने जहन से सोच रहा है, तो वो उसके ऊपर कभी भी 100% क्या, वो 50-60% भी पूरा नहीं उतर सकता। तो ये जो कुछ सालों के बाद जो हनीमून पीरियड खत्म होता है, तो उसकी मेन वजह यही होती है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस में दूसरे पूरे नहीं उतर रहे होते, और आप अपनी एक्सपेक्टेशंस हाई करते चले जाते हैं, और शुरू में आप सिर्फ इग्नोर कर रहे होते हैं कि अच्छा चलो साल के आदत हो जाएगी, समझ आ जाएगी, पता चल जाएगा, इस तरह की आपके सोच होती है। जबकि असल में जरूरत ये होती है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस अपनी जात से होनी चाहिए, कि मैं अपनी जात से एक्सपेक्टेशंस रखूं। वो कैसे? और ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना, इसमें तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप एक्सपेक्टेशंस अपनी जात से क्या रखनी है। सपोज के जैसे एक दफा मेरे पास एक क्लाइंट है, उनके इश्यूज थे, तो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को मैंने डील किया। तो मेन उसमें ये था कि वाइफ जो एक्सपेक्ट करती थी, हस्बैंड उस पर पूरा नहीं उतर रहे थे। मिसाल के तौर पे वाइफ ने कहा कि मुझे पिज्जा खाना है, मुझे बहुत पसंद है पिज्जा, तो मुझे वो लेकर दें। तो हस्बैंड लेने के लिए निकले, और रास्ते में उन्हें कोई बर्गर शॉप नजर आई, उन्होंने कहा कि हम आज बर्गर खा लेते हैं, बर्गर बड़ा मजे का होता है। तो वाइफ ने कहा कि नहीं, मुझे तो पिज्जा खाना है। तो उन्होंने कहा कि आज बर्गर ना ट्राई करें। तो इवेंचुअली ये हुआ कि हस्बैंड की बात वाइफ ने मान ली और उन्होंने बर्गर खा लिया, लेकिन वाइफ को 4 दिन तक यही गिला रहा कि मुझे पिज्जा नहीं खिलाया। तो ये होती है एक्सपेक्टेशन, यानी आपकी एक्सपेक्टेशन अगर पिज्जा की है तो आपको बर्गर भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये कैसे लगता है कि आप एक्सपेक्टेशन ना रखें, इस रिश्ते में ना रखें? हाउ इज इट पॉसिबल? देखिए, अगर आपने इसमें एक्सपेक्टेशन रखी तो उसको पूरा करवाने के लिए आपको फिर उसका इजहार करना है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन जो होती है मोस्टली हमारे फीमेल्स खासतौर पे ये करती हैं कि वो कहती हैं कि उसको मेरा ख्याल रखना चाहिए था, उसको मेरी परवाह करनी चाहिए थी, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। तो ये चीज जो हो जाती है, और हस्बैंड्स भी कई दफा यही कर रहे होते हैं, तो ये चीज जो हो जाती है, इससे ये होता है कि आपने दूसरे के दिमाग को बिल्कुल ऐसा फील किया कि जैसे वो मेरे दिमाग से ही सोच रहा है, और उसे पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो एक्सपेक्टेशंस को जीरो करने का मतलब ये है कि आपने खुद से अपने जहन में दूसरे के हवाले से कोई ऐसी सोच नहीं रखी कि वो ये सब करेगा। और अगर आप कुछ करवाना चाहते हो तो यू शुड से दैट, यू शुड आस्क दैट पर्सन। आप उसको कहो, उसको समझाओ, उसे बताओ। और ये बहुत जरूरी होता है, यानी ये बाहर के ममालिक में तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर काम हो रहा है कि आप दूसरे क्या सोचते हैं, जैसे एम्पैथी जिसको हम कहते हैं, कि यानी दूसरे के शूज में जाके आप उसके बारे में सोचें। तो ये रिलेशनशिप्स में भी इसकी जरूरत होती है। तो ये चीज जो है ये भी काम आती है कि आप यानी एम्पैथी रखें एक दूसरे के लिए, लेकिन साथ ही साथ एक्सपेक्टेशंस को जितना लो कर सकते हैं उतना करें। और अपने आप से एक्सपेक्टेशंस लगाने का मतलब है कि सपोज कि मेरा दिल कुछ खाने को कर रहा है, और मैं एक्सपेक्टेशन लगाती हूँ कि मेरे हस्बैंड मुझे ला के देंगे कुछ या बाहर लेकर जाएंगे,
तो मैं खुद क्यों नहीं कर सकती? मैं खुद हस्बैंड से कहूँ चले लेकर आते हैं, या मैं खुद जाके लेकर आऊं, या खुद कर लूं कोई काम। यानी ये जो है ना कि मैं दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाऊं, इसके बजाय हमें अपने आप को मेंटली भी और फिजिकली भी इंडिपेंडेंट करने की जरूरत है। उसके लेकिन बाद क्या होता है, उसके बाद एक ताल्लुक जो होता है वो विदाउट एक्सपेक्टेशंस जब लगता है, तो वो ताल्लुक बहुत ही केयरिंग और लविंग ताल्लुक होता है। यानी उसमें फिर आपकी प्योर फीलिंग्स आ जाती है। अच्छा। यानी उसकी आपकी जैसे उसमें ब्लेम गेम खत्म हो जाती है। सपोज ओके। हम एक मिसाल करते हैं कि ब्लेम गेम खत्म हो जाएगी, उसमें आप दूसरे को क्रिटिसाइज करने के नजरिए से नहीं देख रहे होगे। यानी आपकी जब एक्सपेक्टेशन ही नहीं है तो आप क्रिटिसाइज कैसे करोगे उसको कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने वो क्यों नहीं किया। तो ये सारी चीजें जो है ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाती है। तो अच्छा, इस हवाले से अगर विद टाइम एक्सपेक्टेशंस आप खत्म कर दो और आप अपने आप पे काम शुरू कर दो, तो हो सकता है कि पर्सनली आप ग्रो करो, लेकिन डोंट यू थिंक कि बड़ा मशीनी सा, मैकेनिकल सा रिश्ता बन जाएगा? आपने एक्सपेक्ट नहीं करना कि मतलब एन ते समझ ही नहीं आनी ना, जो करना है मैं आप पे करना है, तो इसमें काफी मशीनी मशीनी सी फीलिंग नहीं आती है? देखो, एक्सपेक्टेशंस को खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि आपका रिलेशन डिस्टर्ब हो गया या आपका रिलेशन खत्म हो गया। रिलेशन में आप एक दूसरे के लिए केयरिंग भी हैं, गिविंग भी है, आप गिव एंड टेक का रिलेशन भी है, आपका प्यार का जो रिलेशन होता है, आपका एक दूसरे की केयर का, प्रोटेक्शन का, हर चीज का जो रिलेशन है वो अपनी जगह पे है। इसका मतलब ये होता है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं उस पर फोकस कर रही हूँ, और मेरा पार्टनर भी उस पर फोकस कर रहा है जो वो कर सकता है। तो ठीक है। इससे क्या हुआ कि सपोज के अगर मैंने उससे एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई कि वो मुझे कुछ खिलाएगा, तो उसे अपने आप से एक्सपेक्टेशन लगानी है कि मैं अपनी बीवी की केयर करूं। ओके। इस ऑलराइट। कंसेप्ट को हमने समझना है कि मैं हस्बैंड की केयर करूं, मैं अपने बच्चों की केयर करूं अपनी मर्जी से, अपने लिए। मैं इसलिए नहीं कर रही कि दूसरे की एक्सपेक्टेशन है मेरे से, बल्कि मैं अपने लिए कर रही हूँ। तो दूसरा भी इसी तरह से कर रहा है, और ये दोनों तरफ से चलता है। यानी अगर एक शख्स इसको फॉलो करना शुरू हो जाए, दूसरा नहीं कर रहा, तब भी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक, इसका मतलब है कि अगर हम लोग एक रिलेशनशिप में हैं जहां पर दोनों पार्टियां सेम टाइमलाइन पर नहीं है और एक तरह से नहीं सोचती, तो उसमें आप इस चीज को डेवलप नहीं कर सकते, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए अपने बच्चों को वैसे ट्रेन कर सकते हैं कि एक्सपेक्ट मत बिल्कुल, कीजिए, बिल्कुल। अपने आप पे फोकस कीजिए। बिल्कुल, और इसके अलावा हम ये बात भी समझने की जरूरत है कि अगर हस्बैंड के साथ आपके यानी कम्युनिकेशन अच्छी है, ठीक है, वो आप उसकी अलग सोच है, आपकी अलग सोच है, कम्युनिकेशन अगर अच्छी है, तो आहिस्ता आहिस्ता जब एक बात की जाती है तो वो अपना असर दिखाती है। यानी ऐसा नहीं होता कि वो उस बिल्कुल ही रायगा चली जाए, उसका असर होता है। तो इस वजह से हमें अगर कोई अच्छी बात है तो कभी कभार थोड़ा थोड़ा करके, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, हमें उसको करते रहना चाहिए। और बच्चों को तो हम ट्रेन कर ही सकते हैं कि वो, और हमारे बच्चे जो हैं अब तो वो ज्यादा ट्रेन हो रहे हैं सोशल मीडिया और दूसरे बिल्कुल। जो हमारे हैं तरीके, जिनसे कि वो जैसे सपोज के हर चीज उन्हें अवेलेबल है, गूगल कर लेंगे वो, यूट्यूब पे और दूसरे जो मीडिया, सोशल मीडिया के हैं साइट्स, तो इन पे इतना कुछ अवेलेबल है और इतनी अवेयरनेस उन्हें हो चुकी है कि उनको बहुत सारा कुछ इसके अलावा भी पता होता है जो कि वालिदैन बता रहे होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत अजीब सा दौर है कि इसमें आप चेक कहाँ कहाँ रखें और किस तरह से तय करें कि कितनी इंफॉर्मेशन देनी है बच्चे को, क्योंकि आपके हाँ, इख्तियार में नहीं है, आपके पास भी एक हद तक ही पाबंदी लगाने के चांसेस हैं। अच्छा, मुझे एक चीज आपसे और बिल्कुल। पूछनी है, जो कि मैं अक्सर देखती हूँ सोशल मीडिया पर, खासतौर पर फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पे लोग जो हैं वो सोशल इश्यूज को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं। और एक बहुत कॉमन बिहेवियर देखने में ग्रुप्स में आता है, रिगार्डलेस कि आपकी जेंडर कुछ भी हो, कि अगर कोई बंदा अपना मशवरा मांगता है कि मुझे इशू चल रहा है, तो उसमें 70% तक लोग जो है वो उसको वो चीज छोड़ देने का मशवरा देते हैं। मतलब अगर रिलेशनशिप खराब है तो छोड़ दो, वो तुम्हारे काबिल नहीं रिश्तेदार वो रिलेशनशिप। अगर वो नौकरी का खराब है, मतलब एम्प्लॉयर आपका जो है वो खराब है, वो सख्त है, आपको तंगी है, नौकरी छोड़ दो। अगर वो जगह पर कोई परेशानी है, वो जगह छोड़ दो। ये जो छोड़ने वाला प्रॉब्लम है, जो सजेशन कहना चाहिए, ये आई डोंट थिंक सो कि हर किसी बात का हल ये हो सकता है। मतलब ऐसे में आप क्या कहेंगी लोगों को कि अपने मसले जो है वो सोशल मीडिया पर लाकर जो है डर्टी लॉन्ड्री वॉश करना एंड बीच चौराहे में, इसके सब क्या कहेंगे? मतलब बात करने के लिए लोग नहीं है, लेकिन बात करना भी है, तो क्या करना चाहिए? व्हाट्स द राइट थिंग टू डू?
देखिए अब इस वक्त पे जो सूरत हाल है उसमें जो फिजिकली एक दूसरे के साथ मिलना, बातचीत करना और गाइडेंस लेना वो बहुत कम होता चला जा रहा है। अब ये मीडिया के जरिए ही कनेक्ट हो रहे हैं लोग, तो इस वजह से हम ये तो नहीं कह सकते कि अब ये जो स्टाइल आ रहा है इसको हम खत्म कर दें या इसमें हम कोई इसको ब्लॉक कर दें। तो इसमें अब ये है कि इसको बेहतर तरीके से कैसे यूज किया जा सकता है। तो ऐसे फोरम्स पे अगर आप बात करते हो, कोई बात फ्लोट करते हो, तो उस पे हम दूसरे के जो कमेंट्स है उनको हम रोक नहीं सकते, लेकिन इसमें ये बात इंसान जो शख्स वो क्वेश्चन कर रहा है उसको ये बात समझनी होगी कि मुझे अगर ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूं तो मुझे दूसरे जो कह रहे हैं उसको फॉलो नहीं करना। मैं अगर उनकी सिर्फ इंफॉर्मेशन उनसे लेना चाहता हूं तो ठीक है, हर एक अपने अपने जहन से सोच के वो बात कर सकता है, लेकिन बेहतर तरीका जो है वो ये है कि अगर कोई इशू है जिस पे वो बात करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें प्रॉपर वो शख्स देखना चाहिए जिससे कि वो बात कर सकें और उससे बेहतर गाइडेंस ले सकें। इसलिए कि जब आप इस तरह से करेंगे तो आपको नहीं पता कौन किस एज का किस हवाले से माहौल में है और वो इस तरह की बात कर रहा है। और दूसरी चीज जो आपने कही कि अवॉइड करना, यानी वो कहते हैं कि बस उससे निकल जाओ, छोड़ दो रिलेशन, ये कर लो, तो ये बहुत इजी तरीका होता है। यानी हम साइकोलॉजी में इसे कहते हैं फाइट और फ्लाइट। यानी या तो आप भाग जाओगे या आप मुकाबला करोगे। भाग जाना बड़ा आसान होता है, अवॉइड करना बड़ा आसान होता है, रिलेशन को छोड़ दें, ये छोड़ दें, वो छोड़ दें, बहुत इजी है, छोड़ दिया, अगले काम में चले गए। लेकिन अगर आप फाइट करते हो तो आप अपने आप को स्ट्रेंथन करते हो, अपने आप को ग्रो करते हो, आपकी स्किल्स एनहांस होती हैं। तो जरूरत होती है कि फाइट करें, यानी और फाइट तब तक करें जब तक कि आपको पता है कि हाँ ये फाइट करना जो है फ्रूटफुल हो सकता है। मतलब तो फाइट करना ये वाला फाइट चुपेड़ लगाएं या फिर मतलब कौन सा वाला फाइट करें? इसमें होता है कि आपको जो सिचुएशन में जो इश्यूज आ रहे हैं आप उनको हैंडल करें। यानी हम इसको कहते हैं कि सॉल्यूशन फोकस थिंकिंग बनाएं। यानी हमारी प्रॉब्लम फोकस्ड हो जाती है कि मुझे ये मसले हैं, मुझे ये मसले हैं। आपने देखा होगा अक्सर लोग कहते हैं मुझे मेरी तबीयत नहीं सही, मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये गुस्सा आ रहा है, मुझे खाने को अच्छा नहीं मिला, उसने मेरे से अच्छी तरह बात नहीं की। प्रॉब्लम पे फोकस हो रहा है, प्रॉब्लम को देख रहे हैं, प्रॉब्लम के सोच रहे हैं। हमारे जहन में क्या हो रहा है, हमारे जहन में प्रॉब्लम प्रॉब्लम चले जा रहे हैं। लेकिन अगर हम सोल्यूशन फोकस्ड हो जाते हैं, सपोज कि उसने मेरे साथ अच्छा नहीं बोला, तो अच्छा ठीक है, मैं आगे सोचना क्या शुरू करूं कि अच्छा ठीक है, मैं इसके ऊपर इसका सोल्यूशन निकालती हूँ कि फिर मुझे उससे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए या किस तरीके से करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हाँ, अगर मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा तो मैंने उस पर ये बजाय इसके कि मैं सोचती हूँ खाना अच्छा नहीं है, मुझे खाना अच्छा नहीं है, मैं सोचूं कि अच्छा मेरे लिए अल्टरनेटिव क्या है, मैं वो अल्टरनेटिव की तरफ फोकस कर लूं। तो असल में जरूरत होती है इसमें कि हम सोल्यूशन फोकस थिंकिंग अपनाएं। तो सोल्यूशन फोकस थिंकिंग जो है वो हमें फाइट करने का रास्ता दिखाती है, और उसके लिए भी हमारी कई टेक्निक्स होती हैं, हमारे कई तरीकाकार होते हैं जिनसे कि हम सोल्यूशन फोकस अपने आप को बनाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं अपने आप को कि हम सोल्यूशन फोकस बन जाए। तो ये भी जी कि जो दिमाग की पावर है उसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर हम करें तो हमारे काफी सारे मसाइल जो हैं वो कम हो जाएं या कम उसकी इंटेंसिटी में कमी आ जाए। अच्छा, आपने कहा कि टेक्निक्स होती हैं, मुझे ये बताएं कि अगर जैसे मेरे साथ अभी प्रॉब्लम चल रहा है कि मल्टीटास्किंग के बाइस मुझे लगता है कि मेरी जो याददाश्त की कैपेसिटी है, चीजों को याद रखने की, शॉर्ट टर्म मेमोरी को कहना चाहिए, वो अफेक्ट होती है। तो कोई ऐसा टेक्निक बताएं, कोई एक्सरसाइज बताएं कि मैं उसको अपने चलते फिरते में प्रैक्टिस करूं और जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बुढ़ी हो गई यार, अब तो दिमाग नहीं चलता, तो वो उसमें से निकला जा सके, अब से याद रहे। देखो ये बात ना, हमने ये बात बाकी लोगों को भी समझने की जरूरत है, और आप भी इस बात को समझो कि जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी का इश्यू जो होता है ना, ये हमारी फटीग और हमारे स्ट्रेस के साथ लिंक्ड होता है। जैसे आपने खुद भी कहा कि मल्टीटास्किंग की वजह से, तो यानी आपको ये पता है कि मल्टीटास्किंग जो है वो मेरे साथ ये खेल खेल रही है और मेरे जो मेमोरी है उसमें इश्यूज आ रहे हैं। अब मल्टीटास्किंग तो आपकी जरूरत है कि आपने करना है,
ये आपका पूरा प्लान, आपका स्केड्यूल हुआ है, आपने उसको करना है, आप उसको नहीं चेंज कर सकते हो, लेकिन उसका असर जो है आपके ऊपर, उसको आप कम कैसे कर सकते हो। सपोज के उसमें आप अपनी रिलैक्सेशन पे ज्यादा फोकस शुरू कर दो। पहला काम आप ये करो, यानी कि आपका स्ट्रेस का लेवल ओवरऑल इतना लो हो जाए कि मल्टीटास्किंग भी आपको ज्यादा स्ट्रेसफुल आपके लिए ना बने। तो उसके लिए आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, बॉडी रिलैक्सेशन की एक्सरसाइजेस होती हैं, यानी आप दिन में 2 दफा या 3 दफा 5 मिनट के लिए जस्ट, जैसे होता है आप आराम करते हैं, लेकिन जब हम आराम करते हैं तो हम वाकई में आराम नहीं कर रहे होते, जस्ट हम लेट जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ 5 मिनट के लिए जब आप लेटो, तो लेट कर आप इमेजिन करो कि आपने अपने आप को हेड टू टो रिलैक्स करना है, और अपने हर बॉडी पार्ट को महसूस करना शुरू हो जाओ कि अब मैंने इसको बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दिया। तो आप उससे 4-5 मिनट में उतना रिलैक्स फील करोगे जितना कि आप 4 घंटे या 6 घंटे की नींद से भी नहीं कर सकते हो। तो ये एक हो जाती है, यानी बॉडी रिलैक्सेशन। इसके अलावा मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कई होती हैं, वो उनकी टेक्निक्स भी हम बताते हैं, अक्सर वो यूट्यूब पे भी मिल जाती हैं। मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस होती हैं, तो वो भी की जा सकती हैं। एक तो ये काम हो जाता है, साथ ही साथ आ जाता है आप मेंटली अपने आप को कैसे रिलैक्स रख सकते हो कि आपकी मेमोरी अफेक्ट ना हो। देखो, जब हमारे जो हम फिजिकली थकते हैं या मेंटली हम एग्जॉस्ट होते हैं, तो 2 चीजों पे सबसे पहला इफेक्ट होता है। एक, हमारी अटेंशन और फोकस खराब होता है, यानी मैंने एक चीज इधर रखी और थोड़ी देर बाद मैंने कहा मैंने वो किधर रखी, यानी ये हम भूलना शुरू हो जाते हैं। तो अटेंशन और फोकस का मसला हुआ, और दूसरा शॉर्ट टर्म मेमोरी का हो गया कि आपको बहुत सी चीजें 2 घंटे पहले की भी भूल रही हैं। अभी बहुत सारे इश्यूज जो हैं उसमें फिर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, क्लैरिटी नहीं आ रही। तो इसके लिए आपको फिर मेंटली भी अपने आप को रिलैक्स रखने की एक तो जरूरत है, यानी उसके लिए जैसे कि वो डिलेइंग टेक्निक भी है। इसी तरह से थॉट स्टॉपिंग की एक और टेक्निक होती है कि आपने थॉट को रिजेक्ट करना है, यानी ये, लेकिन ये वाली जो टेक्निक है जो कि इस वक्त पहले भी बताई है और अभी भी बता रही हूँ, इनको हम फौरन से और सारे दिन के लिए एकदम से यूज नहीं करना शुरू करते। इनको शुरू में हमें थोड़े से वक्फे के लिए यूज करना होता है। जैसे सपोज डेली मैं आधे घंटे की प्रैक्टिस शुरू कर दूं, तो आधा घंटा अगर मैं करूंगी डेली, तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी हैबिट डेवलप होगी, फिर मैं सारे दिन में भी कर सकती हूँ। तो ये तो रिजेक्शन वाली टेक्निक है। इसमें हम ये करते हैं कि हमने किसी भी थॉट को अगर रिजेक्ट करना है, तो हमने वो थॉट आई, हमने उसको रिजेक्टेड बोल दिया, यानी उसको हमने स्टॉप बोल दिया, कोई भी वर्ड बोल दिया, और उसके बाद अपनी तवज्जो शिफ्ट कर ली, यानी हमने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लिया उस सोच से। अब थॉट को जब हमने शिफ्ट किया, तो उसके लिए हम थॉट को शिफ्ट करने के लिए हम अपनी 2 से 3 सेंसेस को यूज करते हैं। जैसे कि सपोज के मुझे सोच आई कि उसने सुबह मेरे साथ अच्छा नहीं किया, एक सोच आ गई, तो मैंने उस सोच को कहा रिजेक्टेड, और मैंने तवज्जो सामने पड़े हुए किसी, जैसे सामने पिलो पड़ा हुआ है, उस पिलो की तरफ देखकर कहा, मैंने कहा वो ये पिलो जो है ये बड़ा सॉफ्ट सा है, और इसका जो कवर है ये इसके फ्लोरल है, या इसके कलर्स बड़े अच्छे हैं। जस्ट मैंने उसको देखा, उसके बारे में बोला, और मेरे कानों ने सुना, तो मैंने 2-3 सेंसेस को यूज कर लिया। तो उसके साथ क्या हुआ कि मेरी अटेंशन प्रॉपरली उसकी तरफ डाइवर्ट हो गई। तो ये तरीका जो है ये भी एक होता है, यानी हम थोड़े वक्त के लिए इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे ये होगा कि माइंड भी हमारा रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा, बेहतर फील करना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो चीजें होती हैं ये फिर हमें रिलैक्स करती हैं। इसके साथ फिर क्या होता है कि मेमोरी आपकी खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाती है। लेकिन एक और चीज कि आप मेमोरी को इतना या मेमोराइज करने को इतना ज्यादा अपने लिए जरूरी ना बनाओ, यानी आप उसके लिए अपने पास एक डायरी रखो, थिंग्स टू डू का आपका पूरा एक लॉग हो, और आप अपने आप को, यानी दिमाग को बर्डन ना डालो ना कि मुझे हर सूरत ये चीजें याद रहनी चाहिए। अपने पास डायरी रखी हुई है, जिस वक्त पे जो चीज आपको आई कि मुझे ये 2 दिन बाद करना है या ये आधे घंटे बाद करना है, जस्ट राइट इट डाउन, ताकि आपका जहन जो है उस दिन कामों के लिए जहन बना है,
और जिन कामों पे उसको सर्फ होना चाहिए उन पे प्रॉपरली सर्फ हो। लेकिन जो काम ऐसे जिनके लिए आपके पास एड्स मुहैया है, तो आप उन एड्स को यूज करो। तो इस तरह से आप देखोगे आपकी मेमोरी के बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाएंगे। कोई खास इसके लिए ना मेडिकेशन की जरूरत है, ना इसके लिए अपनी यानी मेमोरी को बेहतर करने के लिए कोई तरह का कोई तरीके की जरूरत है। जी जनाब। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपसे इजाजत लूं और मैं कहूँगी थैंक यू जी आपने ज्वाइन किया, मैं चाहती हूँ कि हमारे देखने वाले हैं जो बाद में भी इस लाइव को देख रहे हैं, उन्होंने अगर आपसे राब्ता करना है, वो चाहते हैं कि आपको वो सेशन के लिए मिले, आपने जो बातें यहाँ शेयर की हैं इसको मजीद आपसे डिस्कस करें, अपने इश्यूज के लिए आपको कंसल्ट करें प्रोफेशनली, तो वो आपसे कैसे राब्ता करें? आपका इंस्टाग्राम जो है मैं यहाँ पे टैग करूंगी, क्या उसके थ्रू आपसे राब्ता किया जा सकता है या कोई और तरीके से आपसे अपॉइंटमेंट ली जा सकती है? कहाँ पे बैठती हैं, कहाँ प्रैक्टिस करती हैं, उसके बारे में डिटेल बता दें। हाँ, एक तो ये जो इंस्टाग्राम का आप मेरा लिंक दे दोगे, इस पे भी हम गाइडेंस देते हैं, यानी इस पे भी सेशंस बुक होते हैं। इसके अलावा फेसबुक पे मेरा पेज है बेटर लाइफ साइकोलॉजिकल सर्विसेज के नाम से, तो वो पेज जो है उस पे हम उस पे भी कोई कमेंट करे, मैसेज करे तो उसको हम डिटेल सेंड कर देते हैं और उस पे भी सेशंस मिलते हैं। इसके अलावा मैं लाहौर में जौहर टाउन में रहती हूँ और जौहर टाउन में ही मेरा क्लिनिक है। यहाँ पे अल्लाह चौक पे सादान हॉस्पिटल है, वहां पे मैं बैठती हूँ। तो ये जो क्लिनिक के मेरे सेशंस होते हैं या मेरे ऑनलाइन सेशंस होते हैं, वो सब मेरे पेज पर या फिर इंस्टाग्राम का जो मेरा लिंक है इसके ऊपर हम लोग फाइनलाइज करते हैं और इसी के बाद फिर हम जहाँ पे भी हो, यानी सपोज ऑनलाइन है तो व्हाट्सएप, स्काइप या किसी भी मीडियम के थ्रू हम वो सेशन देते हैं, और अगर क्लिनिकल हो तो फिर सादान हॉस्पिटल में आ जाते हैं और वहां पे सेशन करते हैं। ऑलराइट, और वहां पे आके हम कहेंगे कि हमें तमीना यासिर जो है डॉक्टर, उनसे हमें अपॉइंटमेंट चाहिए, तो वो आपके साथ थ्रू कर देंगे। इसमें जो ज्यादा बेहतर तरीका मैं सजेस्ट करती हूँ वो ये होता है कि जब पेज से या इंस्टा से आपने टाइम लिया तो आप डायरेक्ट इसी वक्त पे, जब टाइम आपने ले लिया तो हम लोग फिर उस टाइम पे, जैसे मैं मौजूद होती हूँ वहां पे, तो जस्ट आपको जाके उधर सादान हॉस्पिटल में बताना है कि मेरा ये टाइम है और मैंने इनसे मिलना है, तो वो आपको डायरेक्ट कर देंगे। लेकिन सादान हॉस्पिटल पे जाके भी अगर आप टाइम लेते हो तो वहां पे भी फिर वो मुझसे फोन करके मेरे से टाइम कंफर्म करते हैं। तो ज्यादा हमारे इजी जो तरीका होता है वो होता है कि आप पेज पे या फिर आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, आपको उसी पे टाइम मिल जाएगा, और जो टाइम मिलता है हम एग्जैक्टली उसी टाइम पे मौजूद होते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो क्लिनिकल हो। अच्छा, और एक सेशन की ड्यूरेशन क्या होती है? 1 घंटे का, ये 45 मिनट का, आधे घंटे का, क्या ड्यूरेशन क्या होती है उसकी? मोस्टली हमारा जो सेशन होता है 40 to 45 मिनट्स का होता है। पहला सेशन जो होता है वो 1 घंटे तक चला जाता है, इसलिए कि उसमें हमें हिस्ट्री लेनी होती है, डिटेल्स लेनी होती है। तो उसके बाद के जो सेशंस होते हैं वो मोस्टली 40-45 मिनट्स में कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, ऑलराइट। अच्छा, अभी के लिए जैसे पहले मैं इजाजत लूं, हमारे देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहोगी मेंटल हेल्थ के हवाले से, उनकी पर्सनल ग्रूमिंग के हवाले से, और आज के दौर के जो चैलेंजेस हैं इस पेंडेमिक, ऑन गोइंग पेंडेमिक के हवाले से, क्या मशवरा देंगे आप, क्या मैसेज देंगे? ये जो पेंडेमिक का दौर चल रहा है इसमें जो सबसे ज्यादा इशू देखा गया है वो है एंजाइटी का। लोग बहुत ज्यादा एंशियस होते जा रहे हैं, इसलिए कि कोरोना ने फियर दिया है लोगों को, और फियर जो है वो फिर जब जनरलाइज हो जाता है तो फिर वो फियर बहुत सारी चीजों के साथ लिंक होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले तो अगर आप कोई भी शख्स जो है वो फियरफुल है कोरोना की वजह से या अदरवाइज, तो वो गाइडेंस जरूर ले ले, लेकिन साथ ही साथ अपनी रिलैक्सेशन पे फोकस करें, डाइट अच्छी रखें, हेल्दी डाइट होनी चाहिए, स्लीप पे कंप्रोमाइज नहीं करें, स्लीप कम से कम 6 to 8 आवर्स की होनी चाहिए। इसके साथ एक और चीज जो अहम है वो है एक्सरसाइज। अब वॉक करें, आप जॉगिंग करें, एक्सरसाइज करें, जिम ज्वाइन करें, ये भी आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होता है।
तो ये 3 चीजें जो है ना, इनके ऊपर तो फौरन से फोकस करना शुरू कर देना है। इसके साथ साथ फिर अगर आप मेंटल हेल्थ के लिए अपने माइंड ट्रेनिंग करना चाहते हैं, अपने बिहेवियर्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इमोशंस को स्टेबलाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए थेरेपी है, थेरेपी से आप गाइडेंस ले सकते हो। लेकिन बेसिकली आपको ये जो 3 चीजें मैंने बताई, इनके ऊपर खास तौर पे फोकस करना है। और अगर इन्हीं 3 चीजों में आप अपने आप को बेहतर कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको ये जो एंजाइटी और ये जो स्ट्रेस हो रहा है आजकल के दौर में, ये बहुत मिनिमम लेवल पे होना शुरू हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता खत्म भी हो जाता है। ओके, ऑल राइट। अच्छा जी, मैसेज भेजा है शाहिद जमान खोखर ने और कह रहे कि एम्बिशियस जो लोग होते हैं उनको बहुत हार्ड टाइम होता है सोते हुए जल्दी, तो उसको कैसे हैंडल किया जाए? अच्छा, देखिए जो सोने के वक्त पे होता है कि आपको नींद नहीं आ रही, यानी आप मेंटल आपके एक्टिविटी सारे दिन में जिस तरह की रहती है वो असरअंदाज होती है। अगर आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस हैं तो आपकी मेंटल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, सारा दिन आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो उसके बाद जब आप रात को लेटते हैं तो आप स्ट्रेस में होते हैं, यानी जहन आपका स्ट्रेस में होता है, तो उसकी वजह से कई दफा नींद उड़ जाती है, नींद नहीं आती है। तो सबसे पहला काम जो करना है वो ये करना है कि दिन में भी अपनी रिलैक्सेशन पे फोकस करना है ताकि रात को नींद बेहतर हो। दूसरा ये कि रात को सोते वक्त पे एक तो जो आमतौर पे आदत होती है कि जी सोते वक्त पे सारे दिन की बातें याद आएंगी या अगले दिन जो कुछ करना है वो सब याद आता जाएगा। इसके बजाय हम सजेस्ट करते हैं कि रात को सोने के वक्त के लिए आप अपने पास एक टॉपिक रखें सोचने के लिए कि मुझे इस वक्त पे कोई अच्छे से टॉपिक पर सोचना है। सपोज कि मुझे फूलों के बारे में सोचना है या मुझे किसी बाहर के मुल्क में कहीं जाने का मेरा शौक है, मैंने उसके बारे में सोचना है। तो अपने आप को कोई टॉपिक दे दिया सोचने के लिए ताकि मैं सोते वक्त उस टॉपिक के ऊपर फोकस करूं। और विद इन फ्यू डेज हम अपने दिमाग को ट्रेन कर लेते हैं कि जब हमने अपने जहन को 5 मिनट भी अगर हमने इस तरफ तवज्जो दिलाई तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा जहन ट्रेन होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ अगर प्रॉपर टेक्निक्स की बात करें तो गाइडेड इमेजरी का एक कंसेप्ट होता है जिसमें हम इमेजिनेशन में अपने आप को जिसमें हम इमेजिनेशन में अपने आप को किसी बहुत खूबसूरत सी सीनरी के अंदर फील करते हैं, तो वो भी एक हमारा तरीका होता है। उससे भी बहुत सूदिंग इफेक्ट आता है, नींद बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन उसके लिए तो प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होगी। तो ये जो मैंने दूसरी चीज बताई है इसको फोकस किया जा सकता है ज्यादा। और एक मेरा ख्याल है एक और तरीका भी हो सकता है, मतलब उसमें ये करेंगे अगर किसी को बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, उसका दिमाग सुकून नहीं है, चंडे लगाए पकड़ के उसके होश कर बंदिया होश, तो उसके बाद थोड़ा सा उसका होश आ जाएगा, वो इधर उधर नहीं सोचेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमीना जी, आपका थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और आपने जो हमसे छोटी टेक्निक्स शेयर की हैं और जो डिटेल हमने गुफ्तगू की है, आई एम सो ग्लैड दैट वी डिड दैट। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस गुफ्तगू से जो है वो सुनने वालों को बहुत फायदा हुआ होगा, लीड्स मिली होंगी, एंड इफ पीपल वांट टू कांटेक्ट यू तो वो आपका जो है मैं इस जो मैं अपलोड करूंगी किसी आईजी टीवी पर, तो उसमें जो है मैं इनका इंस्टाग्राम का जो है वो हैंडल टैग कर दूंगी ताकि आप जो है उनसे रब्ता करना चाहे तो आपसे रब्ता किया जा सके। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, दोबारा आपको फिर तंग करेंगे किसी दिन और इस तरह पूछेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ऑल राइट, सो ये थी हमारे साथ तहमीना यासिर, उनसे हो रही थी हमारी बात मेंटल हेल्थ को लेकर। और आई रियली होप कि आप लोगों ने जो है सेशन को थोरली एंजॉय किया हो। आई रियली होप कि आप लोगों को जो है वो इस सेशन से फायदा हुआ हो। मैं तहमीना यासिर का जो इंस्टा हैंडल है उसको टैग कर दूंगी, यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट हर। एंड जैसे कि उन्होंने कहा है कि मेनली अपने माइंड को ट्रेन करें, क्योंकि माइंड को ट्रेन करना जो है वो हमारे इख्तियार में है, उसकी टेक्निक्स हैं, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं, और उससे जो है वो आपके बहुत सारे साइकोलॉजिकल मसाइल जो हैं वो उसमें कमी आ सकती है। आई वांट से